जेल में कभी बंद ही नहीं थे। फिर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में गए तो कहने लगे बाबा गोरखनाथ, संत कबीर और बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। अब इन तीनों के जीवन काल में 100-100 साल का अंतर है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे यहां, विचित्र प्रधानमंत्री। और सोचिए आप कि पराकाष्ठा तो तब है जब वैज्ञानिकों की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं नाले की गैस से चाय बना लो, और हमारे वैज्ञानिक हाथ में ताली बजाते हैं। यह हालत हो गई है। और ऐसे प्रधानमंत्री को हमारे देश के मीडिया वाले बताते हैं सबसे योग्य प्रधानमंत्री, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री। भारत का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में जन्म लिया। यह बताने की कोशिश की जाती है, यह समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कितनी खतरनाक विचारधारा के लोग इस समय देश की सत्ता में हैं। यह आरएसएस से निकली हुई विचारधारा है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। यह आरएसएस की विचारधारा है जिसने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। यह आरएसएस की विचारधारा है जिसने नागपुर के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और वो हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। वो रोज थर्मामीटर लेके बैठे रहते हैं। तुम देशभक्त हो कि नहीं हो? तुम पाकिस्तान चले जाओ। मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल, भाजपाई कहते हैं ये ताजमहल तोड़ डालो इसलिए कि इसको मुगलों ने बताया। तो मैंने कहा भाजपाइयों, फिर कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, जीटी रोड भी तोड़ डालो, पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, हावड़ा का ब्रिज भी तोड़ डालो। जहां से नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं वो लाल किला भी मुगलों ने बनाया, उसको भी तोड़ डालो। तोड़ने से नहीं, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा। और आज जो इनकी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, जो इनके खिलाफ अपना मत रखते हैं, उनको कहते हैं ये देशद्रोही हैं, इनको पाकिस्तान भेज देंगे। अभी मैंने सुना हमारे देश के वित्त मंत्री कह रहे थे कांग्रेस का घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग ने बनाया। वित्त मंत्री जी, ये आरएसएस जो है, जिस विचारधारा से आप लोग निकले हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग इस विचारधारा को मानते हैं। हम तो कहते हैं बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, अगड़े की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, सवर्ण की हो, लेकिन कौन सी तुम्हारी विचारधारा है जो कठुआ के अंदर 8 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो 3-3 भाजपा के मंत्री बलात्कारियों के समर्थन में रैली करने के लिए जाते हैं? तुमको बेटी बचाने का नारा देने का हक नहीं है। तुम उस विचारधारा से निकले हुए लोग, तुम हो टुकड़े टुकड़े गैंग। तुमने इस देश का टुकड़ा टुकड़ा करने की हमेशा कोशिश की है। कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाया, कभी दलित सवर्ण को लड़ाया, पूरे सोसाइटी को बांटने का काम किया। एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जो एक ऐसी मानसिकता में जिए जो दंगे, फसाद, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। यह है जन सरोकार का संदेश आप सबके लिए और हम सबके लिए। और इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इस विचारधारा को रोकना पड़ेगा। इसलिए क्या अमित शाह कहता है 2050 तक इस देश में चुनाव नहीं होगा। साक्षी महाराज कहता है 2019 के बाद चुनाव होगा ही नहीं इस देश में। आप सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं। इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे, इस देश के संघीय ढांचे को खत्म कर देंगे, आम आदमी के वोट देने की ताकत को खत्म कर देंगे। इसलिए जो हम सबको खत्म करना चाहते हैं, इस विचारधारा को हम सब मिलकर खत्म करेंगे, तभी हिंदुस्तान बचेगा, वरना बचने वाला नहीं है, वरना बचने वाला नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा झूठ बोलकर, नकली वादे करके, आज चुनाव में देखिए कोई मुद्दा नहीं है। कहा था 15 लाख आएगा। एक बाबा जी थे रामदेव जी, वो कहते थे इतना काला धन आएगा, इतना काला धन आ जाएगा कि 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। याद है कि भूल गए आप लोग? कहा था डॉलर 40 रुपए में हो जाएगा। कहा था 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, किसानों को फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहा था कि टैक्स में देश के अंदर राहत देंगे। क्या क्या वादे नहीं किए थे। लेकिन इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने
तमिलनाडु के किसानों को आके पेशाब पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शर्म आती है। ऐसी ऐसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है। 15 लाख पे झूठ बोला, काला धन पे झूठ बोला, नोटबंदी पे झूठ बोला, बोले नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा। अरे क्या देश के लिए तुम 2 दिन लाइन में नहीं खड़े रह सकते? और ऐसा पागल कर दिया है लोगों को, लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। हां भाई, देश के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। देश के लिए आप लाइन में नहीं खड़े हो रहे हैं, आप लाइन में खड़े हो रहे हैं अडानी के लिए, अंबानी के लिए। कभी कहते हैं, पिछले चुनाव में बोले हम चाय वाला है इसलिए हमको वोट दे दो, अब कह रहे हैं चौकीदार है इसलिए हमको वोट दे दो। अरे भैया, आज तक हमने अपने जीवन में कोई चाय वाला नहीं देखा जो 10 लाख का सूट पहनता है, 3 लाख का चश्मा इस्तेमाल करता है, 1,30,000 की पेन इस्तेमाल करता है, डिजाइनर का कुर्ता 3 बार दिन में बदलता है, हजारों करोड़ रुपए अपनी विदेश यात्रा पे खर्च करता है। अगर ऐसा चाय वाला होता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सबको चाय वाला बना दो, पूरे हिंदुस्तान को। ये कैसे चाय वाले हो आप? अब कह रहे हो चौकीदार है इसलिए वोट दे दो। इसलिए इस बार के चुनाव में बगैर कुछ सोचे विचारे ये मान के चलिए कि अगर ये विचारधारा, ये सोच, ये दंगाई लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये लोग जो गाय के नाम पर इंसान का कत्ल करने को जस्टिफाई करते हैं, ये वो लोग हैं जो गौरी लंकेश की हत्या के बाद उनकी मौत पर भी गाली देने वालों को हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। शर्मनाक बात है कि आज तक मीडिया में खबरें आने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने उसको अनफॉलो नहीं किया। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं अपनी बात को यही कह के समाप्त करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, एकजुटता के साथ ये जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और इस नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है, रोकना है, इनको देश की सत्ता से निकालकर बाहर करना है, क्योंकि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वालों से, इस वतन को बचाने के लिए जन सरोकारों के साथ हम सब लोग एक साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।